शायद वो इसी इंतज़ार में था। मेरी बात ख़त्म होते ही ऐसे भागा जैसे मैं इसे परवाने मौत जारी करने वाला हूँ। इसके जाते ही बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ शुरू हो गई और फिर सरस्वती गीले बालों को तौलिए से रगड़ते हुए बाहर निकल आई। भीगा भीगा हुस्न आंखों में चुभने लगा था। सरस्वती को खुदा ने दिल खोल कर हुस्न अता किया था, जिसे इसने नाजो अंदाज के हरबों से मजीद तीखा कर लिया था। भीगे जिस्म को जिस अंदाज में वो बल देती हुई बाहर आई थी, कयामत का मंजर था। दोनों हाथों से सर के बालों पर तौलिया रगड़ने का अंदाज इतना हैजान खेज था कि मेरी आंखें खुद ब खुद झुक गईं। इसने नज़दीक पहुंचते ही कहा, तुम वाकई चुबे रुस्तम हो। इतनी आसानी से इसे डरा कर भगा दिया। इसकी खिलखिलाती आवाज़ पर मैंने मुड़कर देखना चाहा, मगर मेरे अंदर के आदमी ने रोक दिया। बेहिजाबी मेरे मज़हब में गुनाह है। औरतों के साथ मर्दों को भी नज़रें झुकाए रखने का हुक्म है। फिर मैं कैसे अपनी निगाहों को गुनाह आलूद करता है, इसलिए इस जानिब पीठ किए खड़ा रहा। क्या बात है, मुझसे कोई खता सरजद हुई है क्या? इसने पूछा। मेरे अंदर फरीदी सी उठ रही थी। लाबासा उबलने लगा था। फिरदौस से दूर रहते हुए मैंने 2 साल गुजार दिए थे। मर्द था और मर्द के जज्बात कुछ ज़्यादा ही मुँहज़ोर होते हैं। कहीं मुँहज़ोर जज्बे मुझे जहन्नम का ईंधन न बना दें। इसी डर से मैंने खुश्क होते गले को तर करते हुए कहा, मैं थक गया हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। सो जाओ, मैंने कब मना किया है? तुम कब जाओगी? इरादा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा मूड नहीं है तो जाना ही पड़ेगा। इसे जाने के मूड में देखकर मैंने पूछा, एक बात बताओगी? बोलो। क्या वहाँ 2 मुसलमान लड़कियाँ भी हैं? कहाँ? अरे भाई, वहीं जहाँ तुम रहती हो। अच्छा, वहाँ। इन दोनों का क्या नाम है? एक का नाम सभी और दूसरी। कहीं तुम पाकिस्तानी सभी की बात तो नहीं कर रहे हो? इसने दरमियान में ही मेरी बात उछक ली। हाँ, बेचारी वो दोनों गयूर ख़ानदान की थी। इज़्ज़त की जगह जान दे दी। मुर्शिदाबाद पहुंचने के दूसरे ही दिन उन्होंने चूड़ियाँ पीस कर फांक लीं। पाकिस्तान इसलिए तो बनाया गया था कि बर्रे सग़ीर में हमारी इज़्ज़त व आबरू और तशख़ीस महफूज नहीं थी और हम जान से बढ़कर इज़्ज़त की हिफाजत करते थे। क्या सोचने लगे? इसने सवाल किया तो मेरे ख्यालात बिखर गए। ये कब की बात है? बताया तो है, पाकिस्तान से जिस दिन इन्हें लाया गया इसी के अगले दिन। अच्छा, मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा। इस वक्त मेरा दिल चाहता था कि अपना सर पीट लूँ। खामखा 1.5 साल तक हिंदुस्तान में धक्के खाता रहा। यही बात अगर मुर्शिदाबाद पहुँचते ही पूछ लेता तो वक्त ज़ाया ना होता। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इसने फिर पूछा। कुछ नहीं, सारी रात जाग कर सफ़र किया था, थकन से बदन चूर है। मालिश कर दूँ? नहीं, मैं सोना चाहता हूँ, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। ठीक है, आप आराम करें, मैं शाम में आऊँगी। कहते हुए वो खड़ी हो गई। इसके जाते ही मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अब वापसी कैसे हो, किस रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करूं। यक मेरे दिमाग ने सरगोशी की। अगर तू कुनाई सनियाल जैसे दीमकों से अपने मुल्क को महफूज करना चाहता है तो इसके मरकज़ को तबाह कर दे, यही मुनासिब है, वरना इस फैक्ट्री में हज़ारों कुनाई सनियाल पैदा हो जाएंगे। इस ख्याल ने मुझे नई राह सुझाई और मैंने इसी वक्त सामान समेटा और होटल का बिल अदा करके बस स्टैंड पर आ गया। इत्तफाक से मुर्शिदाबाद जाने वाली एक बस तैयार खड़ी थी। इस बस में सवार हो गया। रास्ते भर मेरे दिमाग में 2 शक्लें उभरती रहीं। इनमें एक सरस्वती की थी। वो बेचारी किस्मत की मारी मुझे न पाकर कितना परेशान होगी, और दूसरी शक्ल भी परेशान परेशान सी नजर आ रही थी। वो शक्ल थी पैतौल की। पैतौल जो खामखा कंबल हो रही थी, अपनी मौत को आवाज़ दे रही थी। मुझे यकीन था मुर्शिदाबाद के शहर बहरामपुर पहुँचते ही वो फिर जिद शुरू कर देगी। मेरा अंदाज गलत नहीं था। रात 2 बजे बहरामपुर के बस स्टैंड पर उतरा और रिक्शा लेकर नौतनपाड़ा पहुँचा तो पितौल सो रही थी। मेरी आवाज़ पर ऐसे दौड़ती हुई आई, गोया मेरे इंतज़ार में ही बैठी थी। मुझे देखते ही इसकी आंखों में चमक उभर आई। मेरे हाथ से अटैची लेकर बोली, बड़ी जल्दी लौट आई। मैंने जवाब न दिया और इसी के बिस्तर पर जाकर लेट गया। इसने अपने लिए दूसरी चारपाई पर बिस्तर बिछा लिया। सुबह आँख खुली तो दिन काफ़ी चढ़ाया था। मैंने हाथ मुँह धोया और नाश्ता करके बाहर निकल आया। मेरे कदम अमारा बंगाली के दफ्तर की सिमत उठ रहे थे। अभी मैं रास्ते में ही था कि मेरी नज़र एक रिक्शा पर पड़ी और मैं चौंक गया। रिक्शा पर कुनाई सनियाल बैठा था। इसके साथ जो आदमी था, इसे भी मैंने पहचान लिया था। वो किशोर था जिसके साथ जाकर मैंने अनील की लाश हासिल की थी। मैंने भी रिक्शा लिया और इसके ताक़ुब में लग गया। पतली पतली गलियों से होता हुआ इनका रिक्शा एक इमारत के सामने जाकर रुक गया। मैंने भी अपना रिक्शा रुकवा लिया। जब वो दोनों अंदर दाखिल हो गए तो मैं भी गेट की सिमत बढ़ा। गेट पर बंदूक कांधे से लटका एक चौकीदार बैठा था। चौकीदार को देखते ही मैं समझ गया कि ये कोई अहम इमारत है। इसे अंदर से देखने की ख्वाहिश को मैं दबा न पाया और पिछली जानिब से अंदर कूद गया। दीवार और इमारत के दरमियान आम का छोटा सा बाग था। इस बाग से होता हुआ छुपता छुपाता मैं इमारत की पुष्ट पर पहुंच गया। पिछली खिड़की खुली हुई थी। शायद खुदा को मेरी कामयाबी मंजूर थी। इससे फ़ायदा न उठाना बेवकूफ़ी थी। मैंने खिड़की की चौखट पर हाथ रखा। दोनों हाथों पर जिस्म को तोला और फिर ऊपर की
जानिब उठता चला गया। खिड़की से अंदर कूदा तो हल्की सी धमक पैदा हुई। मैं वहीं दबक कर बैठ गया, लेकिन जब कोई इधर न आया तो मैं उठा और दबे कदमों कमरे से बाहर की जानिब बढ़ा। बाहर गलियारे में निकल कर देखा तो दोनों जानिब रेलगाड़ी के डब्बों की तरह बराबर बराबर 10-12 कमरे बने हुए थे। पहले कमरे के दरवाजे को मैंने खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से बंद था। मैंने चाबी के सुराख से अंदर झांका। अंदर अंधेरा सा छाया था। रोशनदान से छिन कर आने वाली हल्की रोशनी में जो कुछ मुझे नजर आया, इसे देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। अंदर तरह तरह का असला रखा हुआ था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब हमारे वतन अजीज़ की बुनियाद हिलाने के लिए जमा किया गया है। इसके बाद दूसरे कमरे में झांका। वो कमरा खुला हुआ था और इसमें भी असला भरा हुआ था, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इस कमरे के फर्श में चौकोर खिला था। मैं दबे पाँव इसी खिला तक पहुंचा और अंदर झांका। नीचे सीढ़ी बनी हुई थी और वहां से बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 2 आदमियों की आवाज़ थी। इसमें एक आवाज़ कुनाई सनियाल की थी। वो अपने साथी से कह रहा था, मैंने बाप पूरी तरह पैर जमा लिए हैं। किसी तरह असले को बॉर्डर पार कराने की ज़रूरत है। इसके आगे मैं कुछ न सुन सका। मेरे दिमाग पर गुस्से ने कब्जा जमा लिया। कहते हैं गुस्सा हराम है, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। हर काम से पहले सोचना चाहिए, लेकिन मैंने आगे पीछे की कुछ न सोची और वहीं से 2 हैंड ग्रेनेड उठाए। दांतों से बिजली की इसी तेज़ी से पिन निकाले और इन्हें अंदर की जानिब लुढ़का कर तेज़ी से बाहर की जानिब भागा। इस वक्त मेरे जिस्म में बर्फ़ की रूह सी दौड़ गई और मैं तेज़ रफ्तारी से दौड़ा था, लेकिन हादसा मुझसे भी तेज़ निकला। खिड़की से बाहर कूदते ही ज़ोरदार धमाका हुआ, लेकिन बेहोश होने से एक पल पहले मुझे एहसास हुआ था कि मुझ पर पूरी इमारत आ गिरी है। होश आया तो मैं अस्पताल में था। अस्पताल की सफ़ेद चादर वाले बेड पर लेटे लेटे जब मैंने करवट बदलना चाही तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरा दाहिना पैर टखने से गायब था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं माजूर हो जाऊंगा, लेकिन किस्मत ने ये दिन भी दिखा दिया। इस बेकसी के दौर में पितौल ने मेरा बड़ा साथ दिया। इसने दिलजोई में कोई कसर न उठा रखी थी। दिन रात एक करके मेरी खिदमत करती रही। इसकी बेलौस खिदमत ने मुझे टूटने बिखरने से बचा लिया था। अस्पताल में 3 माह गुजार कर जब मैं नौतन पाड़ा वापस आया तो इयादत करने वालों का एक जम्मे गफ़ीर मेरे घर पर जमा था। हर एक मुझे पंडित जी आपको नया जन्म मिला है कहकर मुबारकबाद दे रहा था। भीड़ छटने के बाद मैंने पितौल से कहा, पितौल मैंने तुमसे एक बात तो पूछी ही नहीं। कौन सी? अस्पताल में हमेशा भीड़ लगी रहती थी, इसलिए पूछ नहीं पाया कि मुझे हादसा कहाँ पर पेश आया था। राम राम, इतना भयानक हादसा था कि क्या बताया जाए। पूरी इमारत रुई के गालों की तरह उड़ गई थी। इमारत के मलबे से 3 लाशें निकली थी। 8-10 राहगीर और चौकीदार भी मारे गए। पता नहीं आप किस तरह मलबे की जद में आ गए। इमारत में हुआ क्या था? मैंने पूछा। अखबारात में लिखा था कि इस इमारत में असले का डिपो था। अमर बंगाली के लोग वहां असला जमा कर रहे थे कि किसी तरह डिपो में आग लग गई। कयास है कि बिजली के सर्किट से आग लगी है, पितौल ने बताया। मरने वालों का नाम मालूम है। नाम को पुलिस के कुछ अफसरान ने छुपाने की कोशिश की है। मामले को भी दबा दिया गया है, फिर भी अखबारात में नाम आ गए हैं। इनमें एक किशोर था, दूसरा भूमक, तीसरा कुनाई सनियाल, चौथा चौकीदार रामकृष्ण। बस मैंने इसे रोक दिया, क्योंकि मुझे जो मालूम करना था कर लिया था। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वासिले जहन्नम हो गया था। मुझे अपने मफलूज होने का भी गम नहीं था, इसलिए मैं इस दिन आराम की नींद सोया। शाम के वक्त पितौल ने बेदार किया। इसी ने हर रोज़ की तरह हाथ मुंह धोने में मेरी मदद की और फिर चाय दे गई। सुनो, मैंने इसे पुकारा। जी बैठो, तुमसे कुछ बातें करना है। क्या? इसके भूले चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए मैंने कहा, पितौल तुम्हें याद होगा मैंने एक बार बताया था कि जैसूर में मेरी कुछ ज़मीनें हैं। मैं चाहता हूँ इन्हें फ़रोख्त कर दूँ। वहाँ की ज़मीनों पर तो मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया होगा। नहीं, अस्पताल में एक आदमी से मुलाकात हुई थी, वो भी मेरे मोहल्ले का था। इसने बताया था कि अब तक मेरी ज़मीनों पर किसी ने कब्ज़ा नहीं किया। लेकिन आप जाएंगे कैसे? इसके लिए रास्ता तलाश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम्हें किसी अच्छे लड़के को पसंद कर लेना होगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। समझने की कोशिश करो पितौल, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अपने आप को तबाह मत करो। तुम्हें मेरी सौगंध किसी का हाथ थाम लो। अगर ये आपका हुक्म है तो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी, मगर याद रखिए आपको कभी भुला नहीं पाऊंगी। तो मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूं? ये क्यों नहीं कहते तुम्हारे लिए मौत तलाश करूं? इसने आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, कैलाश तुम्हें कैसा लगता है? आपकी पसंद मुकद्दम है। सजाए मौत पाने वाला ये नहीं कहता कि मेरी मौत ऐसी हो। इससे दिमाग खपाना फजूल समझकर मैं बैसाखी के सहारे बाहर निकल आया और फिर कैलाश के घर की जानिब चल दिया। इसके दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने आवाज़ दी, हरी गोसाई। पहली आवाज़ पर ही कैलाश गोसाई का बाप हरी गोसाई निकल आया। मुझे देखते ही बोला, आइए आइए पंडित जी, आज तो मेरे घर के भाग जाग गए।
वो मुझे सहारा देकर अपने घर में ले गया। गरीबों के घर में सोफ़ा सेट नहीं होता मगर इखलाक व मोहब्बत होती है। इसने पलंग पर बिछी मैली सी चादर को दुरुस्त करके मुझे बिठा दिया। मैंने कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा, अरे तुम शायद नहीं जानते कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरी बात पर चौंक गए होंगे कि जब मैंने हनुमान के नाम पर शादी ना करने की कसम खाई थी तो फिर पितौल मेरी कौन है तो सुनो। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर गहरा सांस लिया और फिर बोला, पितौल मेरी बहन समान है। अगर लोगों को ये मालूम हो जाता कि पितौल मेरी कोई नहीं है तो लोग इसका जीना दोभर कर देते, इसलिए झूठ मशहूर कर दिया कि वो मेरी पत्नी है। मगर यकीन करो वो गीता की तरह पवित्र है। अगर इसकी शादी तुम अपने बेटे से कर दोगे तो भगवान खुश होगा, तुम्हारी गरीबी के दिन ख़त्म हो जाएंगे। पंडित जी आप महापुरुष हैं, दिल का हाल जानते हैं, आपसे तो भगवान भी खुश है। तभी तो आपके आंगन में ज़मीन से भगवान की मूर्ति निकली है, आपका हुक्म सर आँखों पर। लेकिन क्या मैंने पूछा, एक घर में आप भी रहेंगे और कैलाश भी, लोग क्या कहेंगे? मैं शादी कराते ही पाकिस्तान चला जाऊंगा, वहाँ मेरी ज़मीनें हैं, अगर नहीं गया तो मुसलमान इन पर कब्जा जमा लेंगे। तुम सब से कह दो भगवान ने मुझे ख्वाब में दर्शन दिया है कि मैं अपनी बीवी की शादी तुम्हारे बेटे से करा कर हरिद्वार वृंदावन चला जाऊं और अपनी बाकी उम्र वहीं गुजार दूं, जो हुक्म इसने कहा। और सुनो, पाकिस्तान पहुंचाने वाले किसी दलाल से बात करो जो मुझे बआसानी पाकिस्तान पहुंचा दे, मगर ये बात राज में रहनी चाहिए। जी अच्छा, इसने कहा। हरी के घर से लौटकर मैंने रिक्शा लिया और हमारा बंगाली के दफ्तर पहुंच गया। मुझे देखते ही श्रीमान ने कहा, कहिए विनोद जी अब कैसे हैं? सब प्रभु जी की माया है, बताओ कितना काम हुआ है। हमारी तो कमर टूट गई, लाखों का नुकसान हुआ है, पूरा असला खाना तबाह हो गया है। हादसा कैसे हुआ? इस बारे में सवाल करते ही इसने बनी बनाई कहानी शुरू कर दी। उकता कर मैंने कहा, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ ताकि अपना अधूरा काम पूरा कर दूँ। जो काम अनिल नहीं कर सका इसे मैं पूरा करूँगा। जाते वक्त मिलकर नई हिदायत लेकर जाइएगा ताकि वहाँ ठहरने में आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी हाँ, जाने से पहले आपसे मिल लूँगा ताकि मुझे पता चल सके कि वहाँ पहुँच मुझे क्या करना है। वही आपको ट्रेनिंग के वक्त बताया तो था, मैं इन दिनों निजी परेशानियों का शिकार था, इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सका था। सीधी सी बात है, हमारे कारकुनों की बस एक ही ड्यूटी है, वहाँ पहुँचकर तासुब फैलाना शुरू कर दें। मजहबी, ग्रोहनी, लसानी, जिस सब्जेक्ट की आपने ट्रेनिंग हासिल की है इस पर काम भी करना है। अगर मसलकी तासुब की ट्रेनिंग की है तो मसलकी तासुब, ग्रोही की या लिसानी की हासिल की है तो इसी मैदान में जमकर तासुब फैलाना है ताकि इस्लाम का भूत मुसलमानों के सर से उतर जाए और आपस में जूतेबाजी शुरू हो जाए और हमें इस मुल्क पर कब्जा करने में आसानी हो। इसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जनाब ये तो काफ़ी तवील मुद्दत का फार्मूला है, ये वक्त ज़रूर लेता है, लेकिन कामयाबी की 100% उम्मीद होती है। हिस्पानिया की मिसाल सामने है, इस मुल्क पर भी मुलेज मुस्लों ने 1000 साल हुकूमत की थी, लेकिन ईसाइयों ने इन्हें कैसे ख़त्म किया? इस मुल्क में आज एक भी मुसलमान नहीं है, पहले इन्हें लड़ाया फिर खुद हमला कर दिया। इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। जी अच्छा, मैं जाते वक्त मिलूँगा, कहते हुए मैं लौट आया। लौटने में जल्दी इसलिए की थी कि गुस्से ने मेरे दिमाग पर पर्दा डालना शुरू कर दिया था। मुझे गुस्सा आने लगा था इन बदबख्तों पर जो पहाड़ की ओट में लश्कर नहीं देख रहे थे, मफाद परस्ती के लिए फैलाई जाने वाली तअस्सुब की आग में जल रहे थे, जो अपने आप को सिंधी, महाजर, पंजाबी, पठान, बलोच, शिया, सुन्नी बनाकर पेश कर रहे थे। अखुवत और भाईचारे का इस्लामी सबक भूल गए थे। ऐसे ही लोगों की वजह से कुनाई सनियाल जैसे लोगों को मौका मिलता है। अपने ख्यालों में इस तरह डूबा हुआ था कि रास्ता तय होने का एहसास तक न हुआ। ख्यालों का सिलसिला तब टूटा था जब रक्शे वाले ने कहा, नौतन पाड़ा आ गया। इसकी आवाज़ पर मेरे जहन पर छाया पर्दा सिरका और मैं होश की दुनिया में लौट आया। घर पहुँचते ही मैंने पितौल से पूछा, मुझे ढूंढने तो कोई नहीं आया? जी हाँ, हरी गोसाई जी आए थे। तुम खाना निकालो, तब तक मैं इनसे मिलकर आता हूँ, कहते हुए मैं फिर मुड़ गया। हरी अपने घर पर ही था। मुझे देखते ही बोला, क्या खबर है, कहाँ थे आप? ज़रा घगड़ा गया था। अरे इतनी दूर अकेले चले गए? अब तो ज़िंदगी भर माजूरी को झेलना होगा। मैंने ठंडी सांस ली। इसने जवाब न दिया। मेरे लिए कुर्सी बिछा दी। मैंने बैठते हुए पूछा, पितौल बता रही थी कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ, एक दलाल से बात हुई है, वो आपको जैसूर तक पहुंचा देगा। इसका काफिला कब जाएगा? वो कल ही जा रहा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि पितौल से अपने बेटे की शादी कराएंगे। मेरा वादा है, कहिए तो गीता की कसम खा लूँ। नहीं, मुझे यकीन है। अब आइए मैं आपकी बात पितौल से करा दूँ। चलिए, कहते हुए वो खड़ा हो गया। इसको साथ लेकर मैं पितौल के पास पहुंचा। पितौल खाना निकाल कर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने इसके सर पर दस्ते शफकत फेरते हुए कहा, पितौल तू हरी गोसाई के बेटे से शादी कर ले, मैं कल ही अपनी ज़मीनों पर लौट जाऊंगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ज़मीन बेचकर यही लौट आए?
इसने दबे लफ्ज़ों में मुखालफत की। नहीं, कम से कम 1-1.5 साल में लौटना नामुमकिन है, इसलिए कह रहा हूँ तुम शादी कर लो, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हाँ बेटी तो हाँ कर दे, हरी गोसाई ने लुकमा दिया है। जैसी आप लोगों की मर्ज़ी, बेतौल ने टूटे हुए लहजे में कहा। इसे राज़ी होते देखकर मैंने हरी से कहा, दलाल से भी बात कर ली? मैंने पूरी बात कर ली है, वो सुबह सवेरे सकदार पाड़ा के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करेगा, आप तैयार रहिएगा, वो यहीं से आपको साथ लेगा। मैं समझ गया था कि वो मुझे जल्द से जल्द भगाना चाहता है, इतनी खूबसूरत बहू को हासिल करने के लिए ही वो चाल चल रहा है। तो ठीक है, आप जाइए, मुझे भी कुछ काम है, एक बार फिर घगड़ा जाना होगा। मैंने बैसाखी संभालते हुए कहा, चलिए मैं भी साथ चलता हूँ। इसने पेशकश की। नहीं, मैं अकेले जाऊँगा, कहते हुए मैं घर से निकल पड़ा। बाहर आकर रिक्शा लिया और खगड़ा बाजार में वाक़ हमारा बंगाली के ऑफिस में पहुँच गया। मेरी किस्मत का सितारा उरूज पर था। दफ्तर में सिर्फ श्रीमान जी बैठा था। मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए बोला, सुना है तुम पाकिस्तान अपनी मुहिम पर जा रहे हो? जी हाँ, बराहे करम मुझे इन लोगों का पता बता दे जिनसे मिलना है। बैठो, मैं लेकर आता हूँ। वो बराबर वाले कमरे में दाखिल हो गया। बैठ कर इंतज़ार करना मेरे लिए नामुमकिन था। बैसाखी का सहारा लेकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ा। लाख कोशिश के बाद भी बैसाखी की खटखट को रोक नहीं पा रहा था। तीसरी आवाज़ के साथ मैं अंदर वाले दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे से झांकते ही मैंने देखा कि श्रीमान अलमारी के सामने खड़ा फाइल से कुछ नोट कर रहा था। मैंने एक हाथ से दरवाजे की चौखट को थामा और इकलौते पैर पर बोझ डालकर एक बैसाखी को सीधा किया और फिर पूरी कुव्वत से इसके सर पर दे मारा। इस अचानक हमले से वो बौखला गया और फुर्ती से पलटा। मैंने दूसरा बार किया तो वो चारों खाने चित गिर गया। मैंने वहीं से छलांग लगाई और इसे छाप बैठा। मैं भूल गया था कि अब मैं पहले जैसा ज़ैगर नहीं हूँ, माजूर हो चुका हूँ। इसने पलटी खाई और मुझे अपने नीचे दाब लिया। वो ताबड़तोड़ घून से बरसा रहा था। मेरी जगह कोई और होता तो कब का बेहोश हो चुका होता, लेकिन सोमरस के असर ने मुझे चोट की तकलीफ से महफूज कर रखा था। गुस्से ने जब बेचैन कर दिया तो मैंने तेंदुए का हरबा आजमाया और इसके नरखरे पर दांत गाड़ दिए। मैंने इसे इस तरह दांतों से भंबोड़ा कि इसका नरखरा टुकड़ों में तब्दील हो गया और खून का फुआरा सा उबल पड़ा। देखते ही देखते इसका तड़पता हुआ जिस्म ठंडा पड़ गया। इसकी लाश पर थूक कर मैंने बैसाखी उठाई और इसके सहारे आगे बढ़ा। अलमारी खोली और वो फाइल निकाली। इस पर नज़र डालते ही मेरा वजूद कांप गया। बड़े बड़े सुतूनों के नाम इसमें बहसीयत एजेंट लिखे थे। हर शोबा ज़िंदगी के लोगों के इसमें नाम थे। इस फाइल को अपनी कमीज़ के अंदर रखकर बुनियान को पजामे के अंदर अड़स लिया ताकि फ़ाइल गिर न जाए। फिर बाकी कागजात को इसकी लाश पर गिराया और माचिस की तीली दुखा दी। वहाँ से फारिग होकर नौतन पाड़ा लौट आया। इस रात मैंने भरपूर नींद का मज़ा लिया और सुबह दलाल की आवाज़ पर बेदार हो गया। बेतौल ने नम आंखों से विदा किया। दलाल की जीप सकदार पाड़ा की जानिब चल पड़ी। सुबह का उजाला फैलने से पहले हम लोग पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गए। वहाँ पहले से दूसरी जीप खड़ी थी, इस पर सवार हो गए। पहली जीप लौट गई। हमारी जीप तेज़ रफ्तारी से राजशाही की जानिब चल पड़ी। 9 बजे तक हम लोग राजशाही पहुँच गए। पद्मा बोर्डिंग में 3 कमरे इन लोगों ने ले रखे थे। कुछ देर आराम करने के बाद इनका इरादा था जैसूर जाने का, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। इन्हें मुआवजा देने के बाद रिक्शे पर सवार होकर हमीद अबरू के घर पहुँच गया। मुझे देखते ही वो लिपट गया। 1.5 साल बाद मुलाकात हुई थी, मगर इसमें वही जोशो जज्बा खुले दिल से मिला हुआ था। मेरे पीछे इसने क्या क्या किया था वो भी बता दिया। इसने मेरे ढाका तक जाने का इंतज़ाम किया। जिस वक्त मैं कमलापुर स्टेशन पर उतरा मेरा दिल रो रहा था। इसी स्टेशन से राजशाही के लिए चला था तो मेरे दोनों पैर सलामत थे और जब वापस आया तो एक पैर से महरूम था। बेवकूफ़ बुज़दिली की बातें सोच रहा है। तेरी टांग वतन के नाम पर कुर्बान हुई है तो खुशकिस्मत है। मेरे दिमाग ने सरजनिश की तो मैं संभल गया। अपने आंसू पहुँचे और रिक्शे पर सवार होकर बोनोग्राम के लिए चल पड़ा। घर पहुँचते ही ज़हन को खुशगवार झटका लगा। घर के अंदर फिरदौस के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। वो बंगला में किसी से बातें कर रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोला था फरीदा ने। मेरी हालत देखते ही इसने चीख मारी और फिर अंदर दाखिल होते ही मेरा घर मातम कदा बन गया। बड़ी मुश्किल से इन्हें चुप करवाया। मेरा बेटा जुल्फ़कार जो अब खड़े होकर चलने लगा था, दूर खड़ा मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैंने इसे चमकारते हुए पास बुलाया तो वो डर कर अंदर भाग गया। फिरदौस ज़बरदस्ती इसे लाकर मेरी गोद में डाल दिया। दिन तो मिलने मिलाने में गुजर गया, लेकिन जब रात आई तो एक नए ख़तरे ने सर उठा लिया। फिरदौस से इतने दिनों बाद मिल रहा था, मगर दिल में दहशत थी। जंगलियों के हकीम की बातें बार बार जहन में कुलबुला रही थी। इसने बीवी से दूर रहने का मशवरा दिया था और यहाँ बीवी सर पर सवार थी। फिरदौस ने मेरे बालों में उंगलियाँ फिरते हुए कहा, लोगों ने आपके बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर कर दी थी। कहते थे कि आप अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, नहीं कहिए, इसने हाथ रोक कर कहा।
मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम से सोने दो, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। जी अच्छा कहकर इसने बच्चे को उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। इसके जाने के बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया कि आज तो इसे हटा दिया, कल कौन सा बहाना करूँगा। मेरा दिमाग रहनुमाई से कासिर था। पता नहीं कितनी देर तक मैं अपने आप से लड़ता रहा और फिर नींद आ गई। अगले दिन उठते ही मेरी मुलाकात अबू अल बशर से हुई। इसने ईमानदारी से दुकानदारी की थी। हिसाब दिखाते हुए इसने कहा, भैया एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं बोलो। आपके तुफैल मुझे लंबी चौड़ी अराजी मिल गई है, अब मैं वहीं रहूँगा गाँव में। लेकिन क्यों? चाष करने वाले फसल की कटाई करते वक्त फसल कम देते हैं। वहाँ रहने से एक फ़ायदा ये होगा कि वो बहानाबाजी नहीं कर पाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। कल से मैं दुकान संभाल लूँगा। अगले दिन सुबह सुबह रिक्शे पर सवार होकर दुकान पहुंचा। मुझे देखते ही आसपास के दुकानदार मिलने के लिए पहुंच गए। सुबह से शाम तक सिलसिला चला। रात को जब मैं लौटने की तैयारी कर रहा था कि हक्का पहुंच गया। दूसरों की तरह इसने भी मेरी टांग कटने पर अफसोस का इजहार किया और फिर बोला, उस्ताद आपके दोस्त ने नाक में दम कर दिया है। किस दोस्त ने? तुराब फारूक सिद्दीकी ने। अच्छा, हर 2-3 रोज़ बाद वो सर पर सवार हो जाता है और मुझे कुछ आदमी चाहिए, हम अपनी रोज़ी रोटी देखें या इसकी मदद करें। वो करता क्या है? कुनियाई सनियाल एक गिरोह है, वो इसके आदमियों को पकड़ता है और फिर इनके सर मोड़कर पूरे इलाके में घुमाता है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सांप का सर मैं कुचल आया, बाकी काम वो कर रहा है। ठीक है, मैं इसे समझा दूंगा और अब कभी तुम्हारे आदमियों की ज़रूरत पड़ी तो दिहाड़ी दिलवा दूंगा। मैंने दुकान बंद करते हुए कहा। सुबह ही रिक्शे वाले से कह दिया था कि वो हर रोज़ सुबह शाम पहुंच जाया करे। अपने वादे के मुताबिक वो पहुंच गया था और हक्का से मुसाफा करने के बाद मैं रिक्शे पर बैठ गया। रिक्शे वाले से बोला, मुमताज़ घर के बजाय हुसैनी दालान चलो। साहिब जी, वापसी में काफ़ी देर हो जाएगी, बीबी जी परेशान हो जाएंगी, तो मुझे पहुंचाकर खबर करने चले जाना। क्यों ना इनको बताते हुए चला जाए। हाँ, ये भी सही है। रिक्शे पर बोनोग्राम पहुंचे, फिर वहां से हुसैनी दालान। तुराब फारूक सिद्दीकी घर पर ही था। मुझे देखते ही लिपट गया। मेरी टांग पर अफसोस का इजहार करने के बाद इसने अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट दी। इसने अकेले होते हुए कई कारनामे अंजाम दिए थे। कुनाई सनियाल के गिरोह का इसने किला कमा कर दिया था। वो सब बिखर कर रह गए थे। इसकी पीठ ठोकते हुए मैंने कहा, फिक्र न करो, दुश्मनाने वतन की पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ, चुन चुन कर ख़त्म करूँगा। ऐसा क्यों नहीं करते कि ये लिस्ट अपने दोस्त को दे दूँ? तुराब ने कहा। किस दोस्त को? मैंने पूछा। वही महकमा खुफिया का बड़ा अफसर। याद रखो, सरकारी अफसरान के पास जितने इख्तियारात होते हैं वो इतने ही मजबूर होते हैं। सियासी पेचीदगियों के बायस वो इन पर हाथ डालते हुए घबराते हैं। इसका एक ही इलाज है। क्या? वक़्त आने पर देख लेना। फ़िलहाल तुम ऐसा करो कि हमीद अबड़ू को यहीं बुलवा लो, क्योंकि मैं आधा हो गया हूँ। जो हुक्म, इसने मुस्कुरा कर कहा। रात काफ़ी हो गई है, मैं चलता हूँ। कहते हुए मैंने बैसाखी उठा ली। घर पहुँचते पहुँचते थकन ने बेहाल कर दिया। जाते ही बिस्तर पर लेट गया। सुबह आँख खुली थी फिरदौस के झंझोड़ने पर। इसने बताया कि तुराब आया है। जल्दी जल्दी चेहरे पर छींटे मारी और बाहर निकल आया। इसे साथ लेकर दुकान पहुंचा और फिर वहां बैठकर लाया अमल पर गौर करने लगा। इसका कहना था कि फ़ौरन इन सब पर धावा बोल दिया जाए, मगर मैं इससे मुत्तफिक नहीं था, क्योंकि जिन लोगों का नाम मुझे फाइल में मिला था वो सब अहम शख्सियतों में शुमार होते थे। वो सब कुंडली मारे जहरीले सांप निकले थे। इन पर हाथ डालने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। इनके पास मीडिया था, इनके पीछे लोग थे और मैं अकेला था। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इनका सफाया करना चाहता था, ताकि हुकूमत लाइलम अवाम के दबाव में आकर मुदाखलत न करे और इनके फरेब में जकड़े हुए मासूम जहन भी शोर न मचा सके। मेरा पहला निशाना एक बहुत बड़े रोजनामे का एडिटर था, जिसका कलम लगातार मुमलिकत खुदादाद के खिलाफ जहर उगल रहा था। इसके कलम में जादू था, इसलिए सीधे साधे अवाम इसकी बातों में आकर अपने भाइयों से नफरत करने लगे थे। तासुब फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था, इसलिए इसका सफाए हस्ती से मिट जाना ही बेहतर था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।